जेएसएससी का नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला बड़ा पेचीदा है ना? चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है और नंबरों पर इसका असर क्या पड़ता है। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। जेएसएससी ने खुद एक उदाहरण दिया है और यकीन मानिए उसे देखकर ही सारी कहानी समझ में आने लगती है। जरा इन दो उम्मीदवारों को देखिए। एक कैंडिडेट है जिसका स्कोर रॉकेट की तरह करीब 68 नंबर बढ़ गया और वहीं दूसरा कैंडिडेट उसका स्कोर 36 नंबर से भी ज्यादा नीचे गिर गया। अब सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है? मतलब एक ही फॉर्मूला और नतीजे इतने अलग। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। लेकिन फॉर्मूला कैसे काम करता है उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है। ये नॉर्मलाइजेशन होता ही क्यों है? देखिए मसला बड़ा सीधा सा है। जब कोई एग्जाम कई दिनों या कई शिफ्ट्स में होता है तो जाहिर है हर शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर अलग होगा। अब हो सकता है कि सोमवार का पेपर मुश्किल हो और मंगलवार का आसान, तो इससे तो कुछ कैंडिडेट्स को सीधे सीधे फायदा हो जाएगा ना। ये तो नाइंसाफी हुई। बस इसी नाइंसाफी को दूर करने के लिए आता है नॉर्मलाइजेशन। ये एक तरह का स्टैटिस्टिकल टूल है जो अलग अलग शिफ्ट के स्कोर को एक कॉमन लेवल पर ले आता है। मकसद ये है कि किसी भी कैंडिडेट के फाइनल स्कोर पर इस बात का असर ना पड़े कि उसका पेपर आसान था या मुश्किल। तो मुद्दे की बात पर आते हैं, ये काम करता कैसे है। आइए जेएसएससी के इस फॉर्मूले को अंदर से समझते हैं, इसके पुर्जे पुर्जे अलग करके देखते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इस पूरी प्रक्रिया के 4 मेन स्टेप्स हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है जो इस पूरे खेल को बदल देता है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहला कदम है बैच मीन निकालना। इसका सीधा सा मतलब है किसी एक शिफ्ट में बैठे सभी कैंडिडेट्स के स्कोर का औसत यानी एवरेज। ये उस शिफ्ट का बेसलाइन स्कोर बन जाता है। अब आता है असली खिलाड़ी, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए ये सुनने में भले ही टेक्निकल लगे पर इसका मतलब बहुत आसान है। ये बस ये बताता है कि किसी शिफ्ट में लोगों के नंबर उस शिफ्ट के एवरेज स्कोर से कितने ज्यादा बिखरे हुए हैं। अगर ज्यादातर लोगों के नंबर आसपास हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, और अगर नंबर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा। बस यही इस पूरी कहानी का राज है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो मतलब पेपर कठिन था क्योंकि ज्यादातर लोग एक जैसे कम स्कोर के आसपास ही अटक गए। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो समझ लीजिए कि शिफ्ट आसान थी, जहां कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा स्कोर किया और कुछ ने बहुत कम, मतलब स्कोर में बहुत फैलाव था। चलिए इस आसान और कठिन शिफ्ट के खेल को जेएसएससी की अपनी केस स्टडी से समझते हैं। उन्होंने 2 अलग अलग शिफ्ट्स का जो एनालिसिस दिया है उससे सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो ये रहे 2 बैच, दोनों में 5-5 स्टूडेंट्स। जरा इनके रॉ स्कोर पर नजर डालिए। बैच 1 में स्कोर देखिए, 92 से लेकर 186 तक, कितना ज्यादा फैलाव है। वहीं बैच 2 में सारे स्कोर 82 से 118 के बीच सिमटे हुए हैं। और ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। बैच 1 जो कि आसान शिफ्ट थी, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए 34.63, बहुत ज्यादा। और बैच 2 जो कठिन शिफ्ट थी, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है सिर्फ 12.21, यानी बहुत कम। अब कहानी में असली ट्विस्ट आता है। चलिए कठिन शिफ्ट वाले कैंडिडेट B1 पर फोकस करते हैं। उसका रॉ स्कोर था 118। नॉर्मलाइजेशन के बाद पता है क्या हुआ? उसका स्कोर उछलकर पहुंच गया 185.9 पर। यकीन होता है, सीधे सीधे 68 नंबर का फायदा। लेकिन रुकिए, उसी की शिफ्ट में एक और कैंडिडेट था B3। उसका रॉ स्कोर था 93, मतलब B1 से सिर्फ 25 नंबर कम। उसके साथ क्या हुआ होगा? उसका स्कोर बुरी तरह से गिर गया और घटकर रह गया सिर्फ 56.6। सोचिए, शिफ्ट वही कठिन वाली थी लेकिन नतीजा एकदम उल्टा। ये चार्ट इस पूरे नाटक को एक तस्वीर में दिखा रहा है। साफ है, अगर आप एक कठिन शिफ्ट में हैं और एवरेज से ऊपर स्कोर कर जाते हैं तो आपको जबरदस्त इनाम मिलता है, लेकिन अगर आप एवरेज से नीचे रह गए तो सजा भी उतनी ही बड़ी मिलती है। तो इस सब का मतलब क्या है? जो लोग जेएसएससी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इसका क्या असर होता है? कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, किसी का स्कोर सिर्फ उसके प्रदर्शन पर नहीं बल्कि उसकी शिफ्ट के बाकी लोगों के प्रदर्शन पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। दूसरी, सबसे ज्यादा उठापटक कठिन शिफ्ट में होती है,
इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी शिफ्ट के एवरेज से जितना हो सके उतना ज्यादा स्कोर किया जाए। ये प्रोसेस मुश्किल शिफ्ट के टॉपर्स को तो मालामाल कर देता है, पर एवरेज से नीचे वालों को बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर रुक जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन का मकसद तो सभी शिफ्ट्स के बीच बराबरी लाना है, लेकिन क्या एक ही मुश्किल शिफ्ट के अंदर टॉपर्स को इतना बड़ा इनाम देना और बाकियों को इतनी बड़ी सजा देना, क्या ये वाकई में निष्पक्ष है?